हेलो बच्चों, कैसे हैं। भगवान से दुआ है कि जो भी जहाँ है अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। अगले टेस्ट के लिए जो सिलेबस है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसकी मैं शुरुआत कर रहा हूँ। लेक्चर नंबर 1। सभी से एक अपील जरूर करता हूँ कि लगातार पढ़ते रहें। जो पढ़ा है वो आगे गए है, हमारे सामने ही है। लगातार 3-4 टेस्ट हुए। F3 के बच्चे निखिल, मोनिका, हर्षिता लगातार अपनी दमदार प्रेजेंस जो है वो दर्ज करवा रहे हैं। मेरी तरफ से उन बच्चों को बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं हैं कि वो लगातार यूं ही पढ़ते रहे। हम बच्चों आज शुरू करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1। जब कोई हमसे पूछे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या, तो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिफाइन कर सकते हैं। द ब्रांच इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को यदि हमें डिफाइन करना पड़े इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, तो मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिफाइन कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या। तो जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिफाइन करते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डिफाइन करते हैं द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, which deals with interdependence, interdependence of the branch of physical chemistry which deals with interdependence of chemical energy and इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो डील करती है जो इंटरडिपेंडेंस के बारे में, कि एक दूसरे के ऊपर केमिकल और फिजिकल एनर्जी किस तरह से डिपेंड करती हैं, उस ब्रांच को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। जब हम बात करें कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डिपेंड करती है इंटरडिपेंडेंस ऑफ केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो मैं बात करता हूं आपसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी दो एस्पेक्ट हो गए इसके, टू एस्पेक्ट्स हो गए इसके, दो एस्पेक्ट्स हो गए। पहला एस्पेक्ट हो गया इसका फर्स्ट एस्पेक्ट हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, जो हमें पढ़ना है वो एक एस्पेक्ट हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। और दूसरा एस्पेक्ट इसका हो गया केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दो कन्वर्जन के साथ ये डील करती है। एक कन्वर्जन है कि पहले बात ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद इंटरडिपेंडेंस ऑफ केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, उस केस में हम जो यूज करते हैं वो सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होती है। और जो फिनोमेना होता है, ये याद रखें आप, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है तो उस समय जो सेल यूज की जाती है, जो सेल हम यूज करते हैं उस समय, वो जो सेल है जो यूज होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और जो दूसरी सेल केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेल कन्वर्ट करती है, दैट इज गैल्वेनिक और वोल्टेइक सेल। एक सेल है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दूसरी है गैल्वेनिक और वोल्टेइक सेल। अब बच्चों हमें यही पढ़ना है इसके अंदर कि दो तरह के सेल हो गए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एक गैल्वेनिक सेल। बेसिक बात यदि मैं सिखाना चाहूं तो इलेक्ट्रोकेमिकल जो केमिस्ट्री है, उस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर दो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिए। एक कॉन्सेप्ट आपने, एक एस्पेक्ट आपने पढ़ा कि केमिकल एनर्जी जो केमिकल एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। और जब केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी तो उस सेल को क्या नाम दोगे? गैल्वेनिक
सेल को क्या कहोगे इसको, गैल्वेनिक या फिर वोल्टेइक सेल, वोल्टेइक सेल। अब इस गैल्वेनिक और वोल्टेइक सेल का जो कॉन्सेप्ट है, गैल्वेनिक और वोल्टेइक सेल का जो कॉन्सेप्ट है वो है स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, वो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है। और जब रिडॉक्स रिएक्शन की बात की थी आपने +1 में, तो रिडॉक्स रिएक्शन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो बच्चों आज हम इसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर जाएंगे, इसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को देखेंगे, ये आप लोगों का रिवाइज भी हो जाएगा और हमारा बेस भी डेवलप हो जाएगा। शुरुआत करते हैं हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जब आप बात करें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, तो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मैं डिफाइन करूंगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, आपके पास ये कंटेनर है, इस कंटेनर में आपने किसी मेटल का एक सॉल्यूशन रखा है, इस कंटेनर में आपने किसी मेटल का एक सॉल्यूशन रखा है। ये मान लो आपने इसके अंदर एक सॉल्यूशन रखा, इसके अंदर एक मेटल का रोड लगा दी। सपोज करो मैं कह रहा हूं ये जिंक रोड है, ये जिंक रोड है, और जो सॉल्यूशन आपने लिया है ये जिंक का सॉल्यूशन है, Zn+2 का है, यानी जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन। दूसरा क्या किया, आपके पास एक सॉल्यूशन और है, ये एक सॉल्यूशन और है, इस सॉल्यूशन के अंदर भी आपने एक मेटल की रोड लगा दी, एक मेटल की रोड लगा दी। जो मेटल रोड लगाई है वो कॉपर इलेक्ट्रोड है, कॉपर रोड है, और जो सॉल्यूशन आपने लिया है वो सॉल्यूशन आपके पास कॉपर +2 आयंस का है, यानी कि CuSO4। अब जब आपने ये रखा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मैं बेस मानना चाहता हूं, तो बच्चों जब आप इसके अंदर रखोगे, इसको जिंक को रखा आपने, पहला केस ये वाला है, दूसरा केस ये वाला है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी थी कि ये जिंक जो है, जिंक की रोड थी तो इसमें तो ये जिंक था, और जिंक का सॉल्यूशन था तो इसमें जिंक +2 था, SO4-2। अब जिंक के पास, जिंक जो है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, E0 Zn+2 कन्वर्ट्स इनटू Zn, ये आपके पास -0.76 वोल्ट। कॉपर की बात करें, E0 Cu+2 कन्वर्ट्स इनटू Cu, ये आपके पास 0.34 वोल्ट है, 0.34 वोल्ट। जब आप जिंक के इलेक्ट्रोड को रखोगे तो जिंक का इलेक्ट्रोड जो है वो जिंक आयंस के कांटेक्ट में रखा जाएगा, तो Zn+2 आयंस +2 इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट होगा। ध्यान से देखिए बात, जिंक का इलेक्ट्रोड जब जिंक के सॉल्यूशन रखा जाएगा तो Zn+2 आयंस +2 इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट होगा। अब कॉपर को रखोगे तो कॉपर +2 आयंस जो थे वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के बाद वो कॉपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉपर किस में कन्वर्ट होंगे, कॉपर। अब आप देखोगे यहाँ पर कि आपके पास दो चेंजेस आई, दो चेंजेस आपके पास आए। एक चेंज था कि Zn जो है वो Zn+2 आयंस में कन्वर्ट हो गया, और दूसरा जो चेंज है वो चेंज आपके पास है कि कॉपर जो था, कॉपर +2 आयंस, वो आपके पास किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर +2 आयंस कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, Cu+ के अंदर, Cu के अंदर कन्वर्ट हो गया, कॉपर +2 आयंस Cu के अंदर कन्वर्ट हो गया आपके पास। दो चेंजेस आपने देख लिए इसके अंदर से, जो दो चेंजेस आप देख पा रहे हो, इसमें आपने देखा कि एक बार Zn ऑक्सीडेशन नंबर 0, ये +2, ये आपके पास +2 ऑक्सीडेशन नंबर, इसका 0, तो यहाँ पर 0 से 2 हो गया, तो ये तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर 2 से 0 हो गया, ये क्या हो गया, रिडक्शन, ये हो गया रिडक्शन, ये रिडक्शन। अब जब किसी मेटल की रोड को उसके खुद के आयंस के सॉल्यूशन में रखा गया तो उसके पास दो टेंडेंसी थी, आइदर टू रिड्यूस और टू ऑक्सीडाइज, या तो वो रिड्यूस हो सकता है या फिर ऑक्सीडाइज हो सकता है। जैसे ये तो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, और ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मैं यदि डिफाइन करूं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मैं डिफाइन कर सकता हूं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द मेजरमेंट
of the tendency of a metal either to reduce or oxidize, when placed in contact with its own ions। यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन निकल के आ गई मेरे पास। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टेंडेंसी, मेजरमेंट है इसका, टेंडेंसी का। किस चीज की टेंडेंसी का? कि वो मेटल रिड्यूस होगा या ऑक्सीडाइज होगा, कब? जब वो खुद के आयंस के सॉल्यूशन के कांटेक्ट में प्लेस किया जाएगा, उस समय वो रिड्यूस होगा या ऑक्सीडाइज होगा। उस चीज को आप क्या कहते हो? उस चीज को आप कहते हो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब दो तरह की चेंजेस आए आपके पास, दो तरह की चेंजेस आए। तो दो तरह की चेंजेस जब आए आपके पास, तो उन दो तरह चेंजेस में एक चेंजेस में क्या हुआ कि जिंक का जो इलेक्ट्रोड था वो Zn+2 आयंस में कन्वर्ट हो गया, और दूसरी चेंजेस में क्या हुआ, Cu+2 जो था आयंस वो किस में कन्वर्ट हो गया? Cu के अंदर कन्वर्ट हो गया। वो किस में कन्वर्ट हो गया? Cu के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो टेंडेंसी ऑफ ए मेटल टू चेंज इनटू मेटल आयंस, द टेंडेंसी of a metal to change into metal ions, एक मेटल की टेंडेंसी है इसमें से जोड़ेगी, मेटल आयंस में से जोड़ेगी। द टेंडेंसी ऑफ ए मेटल टू चेंज इनटू मेटल आयंस, उस टेंडेंसी को आप क्या कहते हो? द टेंडेंसी ऑफ ए मेटल टू चेंज इनटू मेटल आयंस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेशर, is known as electrolytic solution pressure। उस टेंडेंसी को आप नाम देते हो that is electrolytic solution pressure। the tendency of a metal to change into metal ions is known as electrolytic solution pressure। दूसरा क्या हुआ? आयंस जो आयंस थे वो चेंज हो गए किसके अंदर? मेटल के अंदर। उस टेंडेंसी को आप क्या कहते हो? वो टेंडेंसी जो है द टेंडेंसी ऑफ चेंजिंग आयंस, द टेंडेंसी ऑफ चेंजिंग आयंस इनटू मेटल is known as osmotic pressure। उसको क्या कहते हो आप? ओस्मोटिक प्रेशर। दो ये ओस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन और ओस्मोटिक प्रेशर से अलग है। ये सारा कॉन्सेप्ट जो भी डिफाइन हो रहा है ये इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए डिफाइन हो रहा है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में जब मेटल को आपने प्लेस किया उस समय हो रहा है। तो हमारे पास दो टेंडेंसी है। एक टेंडेंसी है कि मेटल आयंस जो है वो चेंज हो रहा है मेटल के अंदर। अब देखो जो मेटल आयंस जो है वो मेटल के अंदर चेंज हो रहा है, और दूसरे केस में क्या है कि जो आयंस हैं वो आयंस इसमें से मेटल जो है मेटल आयंस में चेंज हो रहा है, और दूसरे केस में क्या है मेटल आयंस जो है वो मेटल के अंदर चेंज हो रहे हैं। आप देखेंगे बच्चों कि एक डिफरेंस डेवलप होगा जब जिंक का इलेक्ट्रोड था वो Zn+2 इलेक्ट्रॉन्स में चेंज हो गया। तो जिंक का इलेक्ट्रोड था वो Zn+2 इलेक्ट्रॉन्स में चेंज हो गया, +2 इलेक्ट्रॉन्स में। जो Zn+2 आयंस थे वो चले गए सॉल्यूशन के अंदर, वो किसमें चले गए? सॉल्यूशन में अंदर चले गए, और इलेक्ट्रॉन्स रह गए मेटल के पास। इलेक्ट्रॉन्स किसके पास रह गए? मेटल के पास। तो इसके ऊपर क्या चार्ज डेवलप हुआ? नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। क्या चार्ज डेवलप हुआ? नेगेटिव। मेटल के ऊपर क्या चार्ज डेवलप हुआ? नेगेटिव। और इस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, सॉल्यूशन कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया। अब यहां पर देखो Cu+2 आयंस इसमें कन्वर्ट हो गए Cu के अंदर, तो Cu+2 आयंस Cu के अंदर कन्वर्ट हो गए। तो यहाँ पर तो कॉपर के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज और सॉल्यूशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर आप देख लेंगे कि एक पोटेंशियल दो लेयर बन जाते हैं, एक पॉजिटिव लेयर और एक नेगेटिव लेयर। इन दो लेयर्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। उसी पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। तो हमने दो बातें देखी यहाँ पर। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या? मेजरमेंट है इसका टेंडेंसी का, मेटल आइदर टू रिड्यूस और ऑक्सीडाइज व्हेन प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद इट्स ओन आयंस।
अब दूसरी बात यदि हमसे पूछा जाए कि भाई है क्या, तो द पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की और डेफिनेशन देते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस developed, the potential difference developed between metal and its solution is known as electrode potential, is known as electrode potential, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। एक डेफिनेशन हमारे पास निकल के आ गई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, electrode potential is the measurement of tendency of metal either to reduce or oxidize when placed in contact with its own ions, or the potential difference developed between metal and its solution is known as electrode potential। अब बात करें थोड़ा आगे चले, हम इससे थोड़ा सा और आगे चले, तो इससे थोड़ा सा आगे और चले तो हमारे पास आता है कि भाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को देख लिया, एक और डेफिनेशन आती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसकी एक डेफिनेशन और आती है हमारे पास। क्या है डेफिनेशन, आपके पास एक मेटल था, एम था, मेटल था सॉलिड, आपने उस मेटल को चेंज किया, मेटल्स को आप गैसियस, सॉलिड मेटल को गैसियस स्टेट में ले जाना चाहते हो डायरेक्टली। जब आप किसी सॉलिड मेटल को डायरेक्टली गैसियस स्टेट में ले जाओगे तो आपको एक एनर्जी देनी पड़ेगी, वो जो एनर्जी होगी वो एनर्जी किसके बराबर होगी, वो एनर्जी होगी सब्लिमेशन एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी किसके बराबर होगी, सब्लिमेशन एनर्जी। फिर जो सॉलिड मेटल था वो सब्लिम गैसियस स्टेट में चला गया, फिर आप उसको गैसियस स्टेट में जाने के बाद आप उसको आयनाइज करोगे, Mn पॉजिटिव प्लस n इलेक्ट्रॉन्स। आयनाइज करने के लिए भी आपको एक एनर्जी देनी पड़ेगी जिसको आप कहोगे क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी। और बोलो यार, जिसको आप क्या कहोगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। और जब गैसियस स्टेट में चला गया मेटल जब गैसियस स्टेट में चला गया, उसके बाद आप इसको भिगोगे, हाइड्रेट करोगे, तो जो हाइड्रेट करोगे तो Mn पॉजिटिव aqueous बन जाएगा, और इस केस में एक एनर्जी रिलीज होगी जिसको आप क्या कहोगे, हाइड्रेशन एनर्जी। कौन सी एनर्जी कहोगे, हाइड्रेशन एनर्जी। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन एक और निकल के आ रही है, और वो डेफिनेशन क्या है कि भाई यहां से लेकर यहां तक की जो चेंज हुई, उन चेंजेस में जो भी एनर्जी चेंज हुआ वो सारा का सारा जो है वो सम है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में सम है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या क्या हो गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसके अंदर क्या क्या आ गया भाई, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अंदर क्या क्या आ गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में आपके पास आ गया एक सब्लिमेशन एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी, दूसरा आयोनाइजेशन एनर्जी, तीसरा हाइड्रेशन एनर्जी, तीसरा क्या आ गया, हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी। अब यदि ये सारे आ गए तो आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द सम ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द सम ऑफ sublimation energy, sum of sublimation energy प्लस आयनाइजेशन एनर्जी प्लस हाइड्रेशन एनर्जी, कह सकते हो आप, हाइड्रेशन एनर्जी। अब इन सब का सम आ गया, अब इन सब का सम आ गया तो इसमें से क्या है, सब्लिमेशन एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड है, आयनाइजेशन एनर्जी भी एनर्जी रिक्वायर्ड है, लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी, रिलीज एनर्जी जो है वो होगी। यानी कि सब्लिमेशन और आयनाइजेशन एनर्जी जो थी वो कैसी एनर्जी थी, सब्लिमेशन और आयनाइजेशन तो थी एनर्जी रिक्वायर्ड, और हाइड्रेशन एनर्जी क्या थी, एनर्जी रिलीज। यानी कि सब्लिमेशन और आयनाइजेशन एनर्जी को खर्चा था, और हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो क्या था, फायदा था, नफा था, प्रॉफिट था। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दोनों तरह की आती है, कुछ नेगेटिव भी कुछ पॉजिटिव भी। देखा था हमने कि E नॉट Zn+2 कन्वर्ट्स इनटू Zn कैसा है, -0.76 वोल्ट, और E नॉट Cu+2 कन्वर्ट्स इनटू Cu दैट इज 0.34 वोल्ट।
ये पॉजिटिव वैल्यू है और ये वाली वैल्यू नेगेटिव। अब नेगेटिव पॉजिटिव का क्या कॉन्सेप्ट है? नेगेटिव पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट ये है कि यदि आपके पास सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी का सम ग्रेटर देन होगा हाइड्रेशन एनर्जी से, ग्रेटर देन हाइड्रेशन एनर्जी, तो उस केस के अंदर ग्रेटर देन हाइड्रेशन एनर्जी, तो उस केस के अंदर E नोट जो है, क्योंकि ये क्या है एनर्जी रिक्वायर्ड, E नोट की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव हो। और दूसरा केस, यदि हाइड्रेशन एनर्जी जो है आपके पास, हाइड्रेशन एनर्जी वो आपके पास ग्रेटर हुई किससे? सब्लिमेशन से, सब्लिमेशन एनर्जी से प्लस सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयनाइजेशन एनर्जी से, तो उस केस में आपके पास E नोट की वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव। कैसे वैल्यू? तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब बात आती है बच्चों कि सब्लिमेशन एनर्जी, आपके पास सब्लिमेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी, ये वो लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। इन्हीं की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल पाती, तो जब इन्हीं की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल पाती तो इनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल पाएगी, क्योंकि तो सब का सम है। अब जिनका सम है उन्हीं की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चलता, तो उनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चलता तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चलता, यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चलता। एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज difficult to determine because it is the sum of large number of energies, क्योंकि ये लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी जो है उनका सम है और उन लार्ज नंबर ऑफ एनर्जीज की वैल्यू एग्जैक्टली नहीं निकाली जा सकती, इसलिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की भी वैल्यू एग्जैक्टली नहीं निकाली जा सकती, एग्जैक्ट वैल्यू डिटरमाइन नहीं हो सकती इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब यदि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की एग्जैक्ट वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर सकते आप, तो आपके पास विकल्प आता है कि भाई वैल्यू कैसे निकालें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, इसकी वैल्यू हम निकालें तो कैसे निकालें इसकी वैल्यू? तो इसकी वैल्यू निकालने का कॉन्सेप्ट बना हमारे पास कि एग्जैक्ट वैल्यू तो निकलेगी नहीं, तो इसकी हम निकालते हैं, कैसी वैल्यू निकालते हैं? इसकी हम वैल्यू जब निकालते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की तो रिलेटिव वैल्यू निकालते हैं। अब रिलेटिव वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास कोई रेफरेंस चाहिए, यानी कि हम ये बता पाएं कि भाई जो रिलेटिव वैल्यू है उसमें ये बता पाएं कि भाई ये उसके कंपैरिजन में ज्यादा है, उसके कंपैरिजन में कम है। तो रिलेटिव वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड रेफरेंस चूज किया गया, और वो स्टैंडर्ड रेफरेंस क्या था? स्टैंडर्ड रेफरेंस था हाइड्रोजन। तो मैं यहां से आगे चलूं तो मैं कह सकता हूं एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन बिकॉज़ इट इज सम ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एनर्जीज। लार्ज नंबर ऑफ एनर्जीज का सम था, ये लार्ज नंबर ऑफ एनर्जीज जो थी उसका सम था। अब लार्ज नंबर ऑफ एनर्जीज का ये सम था, तो हम यहां से एक बात कह सकते हैं कि सो relative value of electrode potential is determined, इसलिए relative value को डिटरमाइन किया गया। and for this purpose इस पर्पस के लिए हाइड्रोजन इज taken as a reference electrode। इस पर्पस के लिए हाइड्रोजन को एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड लिया। बात आती है कि हाइड्रोजन को रेफरेंस इलेक्ट्रोड लिया गया, उसके पीछे क्या लॉजिक था कि हाइड्रोजन रेफरेंस इलेक्ट्रोड बना, उसके पीछे का लॉजिक क्या है? तो हाइड्रोजन को रेफरेंस इलेक्ट्रोड लिया गया, सो रिलेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइंड and for this purpose hydrogen taken as reference electrode। बहुत से क्वेश्चन पूछता है कि हाइड्रोजन इज टेकन एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ये लाइट इन वेट था, इसका एटॉमिक नंबर 1 था, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड लिया गया हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन
is chosen as is taken as reference electrode because hydrogen taken as reference electrode only arbitrary काल्पनिक रूप से, केवल और केवल कोई लॉजिक नहीं, काल्पनिक रूप से हाइड्रोजन क्या मान लिया गया कि रिफरेंस इलेक्ट्रोड मान लिया गया, हाइड्रोजन को रिफरेंस इलेक्ट्रोड मान लिया गया काल्पनिक रूप से। हाइड्रोजन टेकन रिफरेंस इलेक्ट्रोड ओनली आर्बिट्रेरी, काल्पनिक रूप से मान लिया और उसकी वैल्यू असाइन कर दी गई, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसका असाइन कर दिया गया E0 H2 2H पॉजिटिव कन्वर्ट्स इनटू H पॉजिटिव दैट इज इक्वल टू 0। इसको क्या मान लिया गया, जीरो वैल्यू दे दी। अब जो बाकी एलिमेंट्स थे उनको सिलेक्ट किया गया, बाकी एलिमेंट्स को डिसाइड किया गया कि बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो वैल्यू है उसको माना गया, उस वैल्यू को हमने इसके रेफरेंस में अरेंज किया और इसके रेफरेंस में अरेंज करके ये देखा कि किसकी वैल्यू ज्यादा है किसकी वैल्यू कम है, वो इससे अगले लेक्चर में बताएंगे। आप इस लेक्चर को देखें, नोट्स बनाएं प्रॉपर्ली शुरू से ही। एक बार मेरी मान के देख लो, हर बच्चा फर्स्ट डे लेक्चर देख लो। सबसे आसान बात यह है कि वो चैनल जिस पे ये अपलोड होते हैं उसको आप सब्सक्राइब कर लो, आपके पास इमीडिएटली नोटिफिकेशन आ जाएगा कि यस लेक्चर अपलोड हुआ है। इधर उधर ना भटकें, कोई कुछ देख रहा है कोई कुछ दे रहा है, जो कुछ यहाँ से पढ़ाया जा रहा है एटलीस्ट उन चीज़ों को तो आप देखें, उससे आपको एक सिस्टमेटिक पढ़ाई आएगी, आप सिस्टम से पढ़ पाएंगे। अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।